हेलो दोस्तों, मैं जिनी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स 08 में। दोस्त, जैसा कि आज आप लोग देख रहे होंगे, हमारी हेडिंग है पर्यावरण। तो आज हम लोग के लिए जो महत्वपूर्ण विषय है, हर एक दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय है पर्यावरण, उस पर चर्चा करेंगे। यह जो विषय है वो हमारे किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा या शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, और इसको पढ़ने में प्रायः बहुत सारी कठिनाइयाँ भी होती है। तो इसी के संदर्भ में मैं आपको डेली इससे रिलेटेड टॉपिक्स और जो इसका जो सुनियोजित ढंग से पर्यावरण पढ़ने का तरीका है उसी के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। और जो ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, इनको आप फेयर के रूप में नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम वॉरियर्स 08 पे उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो आप सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट समझिए और इन सब चीज़ों को अच्छे से जानिए, ठीक है। तो आइए देखिए दोस्त, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस सब्जेक्ट मतलब इस विषय का अर्थ क्या है उसको जान लें। तो अभी हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण किसे कहते हैं, ठीक है। पर्यावरण किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे है पर्यावरण का अर्थ। अब पर्यावरण का अर्थ हम लोग दो भाषाओं में देखेंगे। पहला एक है हिंदी और दूसरा इंग्लिश। तो पहले हम लोग हिंदी पे चलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में पर्यावरण किसे कहते हैं? तो देखिए, जो पर्यावरण है वो हिंदी के दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन सा? पहला है परि और दूसरा है आवरण, ठीक है। परि का अर्थ होता है हिंदी में चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए या घेरना, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया कि चारों ओर घेरे हुए। तो किसको घेरे हुए? तो देखिए, पर्यावरण में जब भी आप मनुष्य या पक्षी पशु नहीं कहेंगे, कभी भी आएगा तो आप जीव ही कहेंगे। इन लोगों के लिए कभी भी यूज करना होगा तो जीव के रूप में आप यूज करेंगे, ठीक है। तो किसको घेरे हुए? तो जीव को घेरे हुए। जब आप इसको कोरिलेट करते हैं, आप इन तीनों को मिलाते हैं, तो इसका क्या होता है? अर्थ निकल जाता है। मतलब कि वे सभी चीज़ें जो जीव को चारों ओर से घेरे हुए है, वह उसकी क्या है? पर्यावरण है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखित रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, सो आप सिर्फ समझिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इंग्लिश में, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, तो इंग्लिश में आप जानते हैं कि हम लोग पर्यावरण को क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इन्वायरमेंट। चूँकि इन्वायरमेंट इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन यह जो है फ्रेंच भाषा का एक शब्द है इन्वायरोनर, उसी से क्या है? इसका निर्माण हुआ है, उसी से इन्वायरमेंट बना है, ठीक है। तो इन्वायरोनर। अब ये क्वेश्चन सीधे यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो इन्वायरमेंट है वो फ्रेंच भाषा के किस शब्द से बना है? तो आप क्या बताएंगे कि वह फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनर शब्द से बना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण है जो पूछ लेता है, ठीक है। अब इन्वायरोनर का अर्थ क्या होता है हिंदी में? तो इन्वायरोनर का जो अर्थ है वो होता है पास पड़ोस, ठीक है। तो यहाँ से इन्वायरोनर का अर्थ पास पड़ोस आ गया, ठीक है। और किसके पास पड़ोस? तो जीव के पास पड़ोस, मैंने बताया था। अर्थात यहाँ से अर्थ निकलता है कि जीवों के आस पास पड़ोस को, मतलब जीवों के पास पड़ोस के सभी वस्तुओं को क्या कहते हैं? उसका पर्यावरण कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जीवों के पास पड़ोस की वे सभी वस्तुएं जो क्या करती हैं? जीवों को प्रभावित करती है किसी ना किसी रूप में, वो क्या होती है? उसका पर्यावरण होता है, ठीक है। अब दूसरा जो टॉपिक होता है कि हम लोगों ने जान लिया कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण के घटक, पर्यावरण घटक। देखिए, अब क्या होता है कि आप घटक अगर यहाँ से कोई पूछ देता है तो आप सोचने लगते हैं घटक क्या है, घटक है। तो हम लोग घटक का थोड़ा सा और व्यापक रूप देख लेते हैं। तो ये घटक का अर्थ होता है बनाने वाला, मतलब जिससे मिल करके वो चीज़ें बनी हो, ठीक है। तो पर्यावरण को हम अगर देखते हैं व्यापक रूप में, तो वो दो चीज़ों से मिल करके बना होता है। कैसे कैसे? मतलब पर्यावरण में दो ही प्रकार की चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होती है या तो वो प्रकृति द्वारा बनाई गई हो, और दूसरा या तो मानव द्वारा बनाई गई हो, ठीक है। अब देख लीजिए, अपने ही आसपास दो ही तरह की चीज़ें आपको दिखेंगे, या तो जो प्रकृति बनाई हो जैसे कि पेड़ पौधे, मनुष्य, या फिर मानव जैसे कि पंखा, बेड, ब्लैक वाइट बोर्ड, पंखा, ये सब सारी चीज़ें। तो दो प्रकार से हम इसका क्या करते हैं?
वर्गीकरण कर सकते हैं। मतलब इसके दो घटक हैं, पहला है प्राकृतिक घटक, ठीक है, और दूसरा है मानव निर्मित घटक। अब प्राकृतिक घटक के अंतर्गत दो चीजें आती हैं। प्रकृति दो प्रकार की चीजें बनाती है। कौन कौन सी? एक होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव, ठीक है। तो यहाँ पे सजीव को जैविक भी कहते हैं और निर्जीव को अजैविक भी कहते हैं। अब जो सजीव है उसके अंतर्गत दो जगतों का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। एक होता है जीव जगत। आप जानते हैं कि सारे जीव जगत सजीव होते हैं, जिसमें कि मनुष्य आता है, पशु पक्षी आते हैं, मनुष्य आता है, पशु पक्षी आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वनस्पति जगत, और वनस्पति जगत के अंतर्गत पेड़ पौधे सभी प्रकार के आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी जानते हैं आपको, पेड़ पौधे को भी सजीव माना गया है क्योंकि इनमें वृद्धि और विकास होता है। अच्छा, सजीव किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन ये भी है। देखिए, सजीव वे सारी वस्तुएं जिसमें वृद्धि विकास प्रजनन होता है वो क्या होते हैं? सजीव होते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, इसमें दूसरा जो भाग है प्राकृतिक का वो है अजैविक या निर्जीव। अब देखिए, अजैविक या निर्जीव का मतलब ये है कि जिसमें जान ना हो, जिसमें जान ना हो लेकिन वो किसके द्वारा बनाया गया हो? प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो। तो देखिए, पर्वत प्रकृति बनाती है, पठार प्रकृति बनाती है, नदियाँ प्रकृति बनाती है, लेकिन इनमें जान नहीं होता है। हवा भी प्रकृति बनाती है, और सभी चीज़ें जो कि प्राकृतिक हो और जिसमें जान ना हो क्या बोली जाती है? अजैविक, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं मानव निर्मित। देखिए, आप जानते हैं कि मनुष्य के बस में सिर्फ निर्जीव वस्तुओं का निर्माण हो सकता, मतलब निर्जीव चीज़ों का निर्माण कर सकता है, जैसे पंखा, बेड, घर, मकान, दीवार, धर्म, संस्कृति। तो देखिए, तो मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं का स्पष्ट रूप से मतलब ये है कि मानव द्वारा निर्मित क्या? निर्जीव वस्तु है। क्या? निर्जीव, क्योंकि सजीव तो ये निर्माण कर ही नहीं सकता सजीव का। तो उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? चिड़िया का घोंसला। अब देखिए, चूंकि पूछ देता है कि चिड़िया का घोंसला मानव निर्मित है या प्राकृतिक है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये मानव निर्मित है या प्राकृतिक है। तो देखिए, कंफ्यूज मत हुई, क्योंकि मानव निर्मित का मतलब है कि जीवों द्वारा निर्मित, मतलब कि जितने भी पशु पक्षी अपने घर का निर्माण करते हैं वो सभी चीज़ें मानव निर्मित के अंतर्गत आ जाएगी। चाहे चिड़िया का घोंसला हो, चाहे चूहे का बिल हो, चाहे फिर चींटी का बिल हो, मतलब जो चीज़ें वो खुद निर्माण करते हैं वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? मानव निर्मित या जीव निर्मित। मानव निर्मित बस यहाँ पे व्यापक रूप के लिए, मतलब जानने के लिए, नहीं तो इसको जीव निर्मित भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, चिड़िया का घोंसला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखिएगा। चिड़िया का घोंसला या चूहे का बिल, ठीक है। उसके पंखा जो हमारे घर में लगा होता है, दीवारें, कपड़ा। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है ये इतना। अब धर्म और संस्कृति देख लीजिए, ये भी मनुष्य ही बनाया होगा, चाहे आज से बहुत दिन पहले ही बनाया हो, क्योंकि ये रहन सहन का एक तरीका होता है। तो धर्म, संस्कृति, संप्रदाय, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें आपके मानव निर्मित के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आप चीज़ों को समझिए, ठीक है। सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ लिए, क्या कि पर्यावरण किसे कहते हैं? तो जीवों के आसपास पड़ोस स्थित वे सभी वस्तुएं जो उससे प्रभावित करते हैं उसे क्या बोलते हैं? पर्यावरण। जैसे हमारे आसपास है, कोई पेड़ पौधा है, कोई व्यक्ति है, पंखा है, दीवारें, ये हमको प्रभावित करते हैं, आप जानते हैं, किसी न किसी रूप में। घर नहीं रहेगा हमारा तो धूप लगने लगेगी, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम भोजन नहीं प्राप्त कर सकते हैं, व्यक्ति नहीं रहेगा तो आप जानते ही हैं कि अकेले रहना असंभव है। तो इस तरीके से थोड़ी सी सेंस डेवलपमेंट कीजिए आप, ठीक है। हम लोगों ने अर्थ जाना, पर्यावरण की रचना किससे हुई है ये भी जाना, इसके अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाती है। पर्यावरण में जितनी चीज़ें हैं सब इसके अंतर्गत आ जाती हैं। आप देख लीजिए अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, इससे बाहर कुछ नहीं होगा तो फिर बताइए कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद आता है कि पर्यावरण का क्षेत्र क्या है। मतलब हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसका क्षेत्र कहाँ तक है? तो देखिए, इसके 4 क्षेत्र होते हैं। किन किन क्षेत्रों में हमको पर्यावरण का अध्ययन करना है? तो एक है स्थल क्षेत्र, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। इन्हीं मंडलों में हमारा क्या है? पर्यावरण का क्षेत्र बटा हुआ है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पर्यावरण का क्षेत्र, ठीक है। पर्यावरण के कितने क्षेत्र होते हैं? 4 क्षेत्रों में बांट करके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है।
ठीक है। पहला होता है क्या, स्थल मंडल, जो कि मुख्य रूप से ठोस होता है, जिस पर हम लोग निवास करते हैं। यह पूरे पृथ्वी का 29% होता है, आप जानते होंगे, पहले आप भूगोल वगैरह पढ़े होंगे निचली कक्षाओं में, तो आप जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है, ये हो गया पर्यावरण। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे पर्यावरण का क्षेत्र। यहीं पे हेडिंग ले लेते हैं, पर्यावरण का क्षेत्र। ठीक, तो देखिए पर्यावरण के कितने क्षेत्र होते हैं, तो पर्यावरण के कुल मिला करके पहला स्थल मंडल, स्थल मंडल, दूसरा उसका होता है जल मंडल, तीसरा होता है इसका वायुमंडल, और चौथा होता है इसका जैवमंडल। इन्हीं 4 रूपों में हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं कि स्थल मंडल का भाग कितना होता है। सबसे पहले स्थल मंडल हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए स्थल मंडल की सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अवस्था, इसकी अवस्था मतलब ये किस रूप में है। आप जानते हैं कि ये किस रूप में है, तो स्थल मंडल हमारा ठोस रूप में है। ठीक है, ठीक है, तो अगर ठोस रूप में तो इसका निर्माण किससे हुआ है, निर्माण अगर स्थल, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्थल मंडल का निर्माण किससे हुआ है, तो खनिज और शैलों से, खनिज और शैलों से। मिट्टी उट्टी सब शैलों के अंतर्गत आ जाती है। इसका विस्तृत अध्ययन में आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये इसका भाग कितना है, मतलब पूरी पृथ्वी का ये भाग कितना है। ठीक है, पूछ देगा कि मतलब मान लीजिए कितना परसेंट पे, कितने परसेंट क्षेत्र पे स्थल मंडल है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 29%। कितना, 29%। सही है, इतना तक समझ में आ गया सबको। देखिए अगर आप चैनल पे नए हों तो आप लाइक सब्सक्राइब, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर करिए। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलते रहता है हमको भी। ठीक है, इतनी चीज़ें इसमें जानना जरूरी है, क्योंकि पूछ सकता है कि पृथ्वी पे स्थल मंडल का भाग कितना है, तो 29%। किस अवस्था में पाया जाता है, तो ठोस अवस्था में। इसका निर्माण किन चीज़ों से बना है, तो खनिज से और शैलों से। ठीक है, अब आते हैं एक टॉपिक जो दूसरा है इसका क्षेत्र, वो है क्या, वो है जलमंडल। तो सबसे पहले इसकी अवस्था हम लोग देखते हैं, ये किस अवस्था में है भाई। तो आप जानते हैं कि स्थल मंडल कितनी अवस्थाओं में, 3 अवस्थाओं में स्थल मंडल को हम लोग पाते हैं, मतलब जल मंडल को पाते हैं, सॉरी जल मंडल को। क्या, कौन कौन सी, ठोस रूप में मिलता है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा कर लेते हैं। पहला अवस्था इसका हो गया ठोस, दूसरा हो गया द्रव, और तीसरा इसका हो जाता है अवस्था, वो हो जाता है गैस। तीनों अवस्थाओं में मिलता है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ। ठोस रूप में ये बर्फ रूप में मिलता है हिमानी में, आप जानते हैं, ग्लेशियर क्षेत्रों में। द्रव रूप में जल के रूप में मिल जाता है हमको जलमंडल, और गैस रूप में जलवाष्प के रूप में मिल जाता है। ठीक है, अब आता है इसका निर्माण कैसे होता है, तो आप जानते हैं जली से इसका निर्माण होता है, तो इससे कोई मतलब है नहीं हम लोग का। दूसरा है इसमें कि इसका भाग कितना होता है, तो देखिए संपूर्ण पृथ्वी का 71%, ये याद रखिएगा, ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट है। 71% क्या है, जलमंडल है। ठीक है, इसमें क्या था, इसका पहला टॉपिक था। अब इसमें देखिए, इसमें दूसरा टॉपिक क्या होता है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूँ कि इसमें इसका वितरण पूछ देता है कि जल का वितरण, मतलब कि महासागरीय जल कितने हैं, भूमिगत जल कितने हैं, मतलब बर्फ रूप में कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछ लेती है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जल मंडल का वितरण, जल मंडल का
वितरण। तो देखिए जलमंडल का जो वितरण होता है वो क्या है, असमान है। मतलब कि समुद्री जल 97% है, तो भूमिगत जल 1% है, तो बर्फ रूप में 2%। तो क्या अगर पूछ दिया क्वेश्चन कि जलमंडल का वितरण कैसा है, मतलब जल का वितरण कैसा है, जल वितरण कैसा है, तो मतलब किस प्रकार से, तो असमान रूप से वितरण है इसका। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे समुद्रीय जल, ठीक है, या महासागरीय लिखिए यहाँ पे, महासागरीय जल कितना परसेंट है, तो यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं 97% है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो होता है वो आ जाएगा बर्फ रूप में जल कितना है, बर्फ रूप में, तो बर्फ रूप में जो जल है वो आपका है 2%। उसके बाद भूमिगत जल है, जो भूमिगत जल वो आपका समझ लीजिए कितना परसेंट है, 1%। ठीक है, महासागरीय जल 97%, बर्फ वाला जल 2% और भूमिगत जल 1%। ठीक है, हो गया। अब 2-3 क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है जो पूछ लिए जाते हैं। अब क्या पूछ देगा कि जो जल है, भूमिगत जल है, उसका कितना % हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, ये मिटा देता हूँ। ठीक है, ये मिटा देता हूँ या यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, चाहे यहाँ पे दिख रहा होगा तो ठीक ही है। देखिए जो भूमिगत जल है उसका, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ छोटा सा। देखिए जो भूमिगत जल है जो कि 1% है, ठीक है, जो कि 1% है, मैंने बताया है। अगर उसको हम 100% मानते हैं तो इसका कितना हम लोग यूज करते हैं, इसका 0.006% ही हम लोग यूज करते हैं। कितना, 0.006% ही हम यूज करते हैं। ठीक है, भूमिगत जल जो पूरा 1% है, जलमंडल में 1% जो है भूमिगत जल 1%, अगर इसको हम 100% मान लीजिए कि अब भूमिगत जल 100% है तो उसका हम लोग इतना ही यूज करते हैं। अब होता है कि दूसरा क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पॉर्टेंट लगाइएगा कि मीठा जल कितना % है। देखिए मीठा जल, तो आप जानते हैं 2 प्रकार के जल मीठे होते हैं, एक बर्फ वाला जल भी पिघलता है तो मीठा होता है, अब भूमिगत जल मीठा होता है, महासागरीय जल तो खारा होता है। तो मीठा जल में बर्फ से जब पिघलता है जल बर्फ रूप से, तो जो इसका 2% है ये चेंज हो जाता है 1.8% में। ठीक है, और जो इसका, और जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल है जो भूमिगत जल वो है पहले से 1%, तो ये जब दोनों जोड़ते हैं तो 2.8% जो है वो जल क्या है, मीठा जल होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मीठा जल 3% नहीं होगा, 2.8%। ये इसलिए पूछता है क्योंकि हम लोग प्रायः यहाँ पे पूरा 2% जोड़ लेते हैं तो गलती हो जाएगा। जब परिवर्तित होता है तो कुछ नष्ट होता है, 1.8%। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। ठीक है, तो वायुमंडल के बारे में इन सब चीज़ों को, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको PDF में, सो डोंट वरी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वायुमंडल के बारे में। ठीक है, देखिए जो वायुमंडल है उसमें 2 प्रकार की गैसें होती हैं, एक होती है शुष्क और दूसरा होती है आर्द्र। ठीक है, आर्द्र मतलब गीला, शुष्क मतलब सूखा हुआ और आर्द्र मतलब गीली गैसें, 2 प्रकार की गैसें होती हैं। तो देखिए अब इसका वितरण हम लोग देखते हैं। तो देखिए शुष्क जो गैसें होती हैं इसमें पहला होता है नाइट्रोजन गैस, ये कितना है 78%, 78% कितना है 78% है। उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो कितना है 21%। इंपॉर्टेंट सबसे ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी है, तो
कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 0.03%, ठीक है। उसके बाद होती है आर्गन गैस। आर्गन गैस कितनी है भाई? तो आर्गन गैस आपका है 0.93%। उसके बाद ओजोन गैस है, O3 बोलते हैं जिसको प्राय हम लोग क्या बोलते हैं, सुरक्षा कवच पृथ्वी की, वो कितनी है? तो वो आपकी आ जाएगी लगभग 0.501%। कितना? 0.501%, ठीक है। अब आती हैं आर्द्र गैसें। आर्द्र दो प्रकार की गैसें होती हैं, जिसमें पहला होता है जलवाष्प और दूसरा होता है धूलकण। इनके बारे में कुछ इनसे घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जलवाष्प के द्वारा ही क्या होता है, इंद्रधनुष। हम इंद्रधनुष को क्यों देखते हैं? इंद्रधनुष को देखने का एकमात्र कारण क्या है? जलवाष्प है। जलवाष्प पे जब सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं तो प्रिज्म के भांति व्यवहार करने लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसीलिए हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण किसके द्वारा होता है? चाहे बोल देता है कि क्वेश्चन पूछ देगा इंद्रधनुष किसके कारण दिखाई देता है, या इंद्रधनुष के पीछे क्या कारण है, तो धूलकण। और दूसरा सूर्य का आभामंडल। आभामंडल जो देखते हैं, सूर्य को देखने पे एक दो गोला गोला जैसे छल्लेदार दिखने लगता है, वो भी जलवाष्प के कारण ही होता है। अब धूलकणों के कारण क्या होता है, ये याद रखिए। धूलकणों के कारण ही जो आसमान है उसका रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण नीला, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग, ठीक है, और सूर्यास्त के समय नारंगी रंग किसके कारण दिखाई देता है? धूलकणों के कारण। धूलकणों के कारण ही क्या दिखाई देता है? जो आसमान का कलर है नीला, वो भी धूलकण के कारण ही दिखाई देता है, क्योंकि उनसे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। उसके बाद सूर्योदय के समय सूर्य का लाल जो कलर होता है वो भी धूलकण के कारण ही होता है, ठीक है। और उसके बाद सूर्यास्त के समय जो उसका नारंगी रंग होता है वो भी धूलकण के कारण ही होता है। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक बचा है जैवमंडल का, जैवमंडल, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जैवमंडल को अच्छे तरीके से। देखिए, जैवमंडल वही मंडल है, जैवमंडल वही क्षेत्र है, जैवमंडल चौथा और आखिरी वही क्षेत्र है जहाँ पे हम निवास करते हैं। देखिए, जैवमंडल, ठीक है, जैवमंडल। जैवमंडल, जैवमंडल। देखिए, जैवमंडल वो स्थान है जहाँ पे क्या क्या होते हैं, जहाँ पे स्थलमंडल भी हो, जलमंडल भी हो और वायुमंडल भी हो। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं जैवमंडल। जैवमंडल मतलब जहाँ जीवों के लायक स्थान हो, मतलब कि जीव जहाँ पे अपना प्रजनन कर सके, जीव जहाँ पे रह सके। देखिए, जानते हैं किसी भी जीव को जीने के लिए क्या, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान ये देगा, स्थल पे मकान बनाएंगे। जल मतलब कि भोजन, और वायु मतलब सांस लेने के लिए। तो अगर आप मान लीजिए कि ये स्थल मंडल है, स्थल, ये है जल, ग्राफ से देख लीजिए, जल मंडल, और ये है आपका वायुमंडल। तो ये जो बीच का एरिया है वो हो जाता है आपका जैवमंडल। जैवमंडल वह मंडल जहाँ पर कि जीव अपना प्रजनन, वृद्धि, विकास रह सकते हैं, है ना। जैवमंडल का मतलब सामान्य रूप से स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, तीनों का जो बीच वाला पार्ट होता है जहाँ पे तीनों उपस्थित, तो उसे जैवमंडल कहते हैं।
ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया तो हमारे साइंस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। और अब हम मिलेंगे इस वीडियो के अगले क्रम में, और वहाँ पे हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से कि मानव और पर्यावरण का संबंध, और कुछ और विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।